गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार सभी लोग जल्दी से कमेंट करते हैं। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों के पास? सब कुछ बेहतर और क्लियर है? अगर शुरुआत करें क्लास की। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। जय हिंद। मनीषा, सौरभ, धर्मेश, कुमारी, जानवी, एवरीवन। भाई यूपी पुलिस एग्जाम आ रहा है, बिल्कुल यूपी पुलिस कांस्टेबल का आ रहा है एक्चुअल में एग्जाम। तो बिल्कुल भाई एडवाइस यही कि अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से कर ले, प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि अगस्त में एग्जाम है आपका। 23 अगस्त आई थिंक शुरुआत हो जाएगी एग्जाम की, यानी एक महीना आपके पास नहीं है अब तो। एक महीने से भी कम का समय बचा है, तो आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लें। लेकिन अगर आप यूपी पुलिस कर रहे हो और वो भी कांस्टेबल कर रहे हो ना, तो ये बहुत बड़ा सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ यूपी कांस्टेबल की जीएस के लिए कोई बुक ले लीजिए, वो पढ़ लीजिए, क्योंकि इतना करने गए तो अगले एक महीने में पूरा नहीं हो पाएगा, ये काफी लेंदी हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ें, उसके अकॉर्डिंग देखें, करें। और मैं उस पर क्लासेस अवेलेबल कराता हूँ इकोनॉमिक्स की, उन क्लासेस को कर लेंगे। अगर हम 2-3 क्लास कराएंगे और 2-3 सवाल वहां से पूछ लिए जाएंगे, तो लगभग लगभग ये काम हम करते हैं क्लास में। तो अर्पिता, शिवानी, मनीषा, सौरभ, एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। देखो, मैंने लास्ट क्लास में मनी सप्लाई कराया था। मैं चाहता हूं आप लोग एक बार मुझे कमेंट करें कि मनी सप्लाई पर जो सवाल मैंने आपको बोले थे कि हमारे 4 लेवल है, M1, M2, M3 और M4 हैं जनरली। M0 को बाद में इंक्लूड किया गया इसके अंदर। और M0 जब निकालते हैं तब हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, M1 में क्या इंक्लूड करते हैं, M2 में, M3 में, M4 में क्या इंक्लूड करते हैं, इसमें लिक्विडिटी के बेस पर सबसे बड़ी क्या होगी, इसके अंदर अगर हम वैल्यू की बात करें तो उसमें सबसे बड़ी क्या होगी, ये चीजें आप मुझे बताइए। एक बार यस का कमेंट करिए। क्लास लाइव हो चुकी है भाई, एक बार यस का कमेंट करें। क्लास चल रही है ना भाई? भाई एक बार यस का कमेंट कर दें, क्लास चल रही है ना? बिल्कुल क्लास लाइव है भाई। चलिए, क्लियर है सर। M0 की लिक्विडिटी कुछ नहीं है भाई, वो सबसे कम है वैसे तो, लेकिन मानी जाती है M1 की। मैंने कहा M0 की M1 से भी कम है, लेकिन वो कंसीडरेबल नहीं है, क्योंकि मैंने बताया आपको वो कंसीडर नहीं किया जाता। चलिए, मैं कोशिश करूंगा इसके बाद हर एक चीज आपको बताऊं, समझाऊं। आप जल्दी से मेरे बात समझिएगा ध्यान से। मैंने कल एक बात समझाई थी। देखो, क्लास का चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, लगभग 2 से 3 दिन लगने वाले हैं इस टॉपिक में। मैंने आपको कल एक बात समझाई थी कि अगर मनी की सप्लाई बढ़ जाती है, अगर मनी की सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, आरबीआई बहुत सारे नोट बनाता है, प्रिंट करता है, तो कल मुझे बताना। अभी आप लाइव दिख रहे हैं, बिल्कुल लाइव है भाई, क्लास चल रही है भाई। तो आपने कहा मनी की सप्लाई अगर बढ़ जाती है सर, तो हमारे पास जो इन्फ्लेशन है, जो हमारे पास महंगाई है, मनी की सप्लाई बढ़ने के कारण से जो इन्फ्लेशन होगा हमारा, वो भी क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। अब मेरी बात समझना, जब मनी की सप्लाई बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि इन्फ्लेशन कहते किसे हैं, और इस इन्फ्लेशन के चैप्टर में ही मैं आपको बताऊंगा। जिसे इन्फ्लेशन इसका नाम है, मुख्यतः इन्फ्लेशन पढ़ेंगे, लेकिन इसी के अंदर आप कहोगे सर डिफ्लेशन भी होता है, इसी के अंदर डिस इन्फ्लेशन भी होता है। बात को समझना भी, इसी के अंदर अगर आप देखोगे तो रिफ्लेशन भी होता है, इसी के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको स्क्यूफ्लेशन भी मिलने वाला है, इसी के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको एक स्टैगफ्लेशन भी मिलने वाला है। इसी के अंदर एक टर्म और आएगी जिसके अंदर आप कहोगे कि इसे श्रिंकफ्लेशन कहा जाएगा। इसी के अंदर अगर आप देखोगे तो एक हेडलाइन इन्फ्लेशन मिलने वाला है। इसी टर्म के अंदर अगर आप देखोगे तो एक कोर इन्फ्लेशन मिलने वाला है। इसी इन्फ्लेशन के अंदर आप देखोगे तो एक बॉटल नेक इन्फ्लेशन मिलने वाला है। अब आप कहेंगे सर इतने प्रकार की इन्फ्लेशन होती है, ये तो बात हमने बात ही नहीं की थी, नहीं मिला उस चैनल पर। भाई आपके बैच में अपलोड कर दिया गया परविंद, आप देखिए उसे ध्यान से। आपके बैच में ही वो वीडियो अपने अपलोड कर दी है एक्चुअली, वो हमने वहां से हटाकर आपके बैच में ही
देखो बजट इस कल की डेट में, देखो कल ही की तारीख में नजर आ रहा होगा, कल की डेट में आपको बजट की क्लास मिलेगी 2024-25 की। ठीक है भाई। तो अब आप देखेंगे सर ये सारी टर्मिनोलॉजी में सिखाऊंगा, यानी ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजी आप देखिए कि एग्जाम में बहुत सवाल पूछे जाते हैं। अब मनी सप्लाई कैसे महंगाई बढ़ाएगा वही सिखाऊंगा मैं। पहले आप सीखेंगे इन्फ्लेशन होता क्या है, फिर उसके बाद सीखेंगे किन किन कारणों से महंगाई बढ़ती है और मनी सप्लाई कैसे बढ़ाती है, मैं वो बात बताऊंगा। लेकिन आपको ये बात समझनी, इंतजार करना। मैं फिर कह रहा हूं भाई, मैं हमेशा ये कह के चलता हूं पेशेंस रखना, और कम से कम 2 से 3 क्लास लगेंगी भाई ये सब कुछ सीखने में, तो बस इतना सब्र कर लीजिए। अब मेरी बात समझिएगा। सवाल ये कि जब इन्फ्लेशन आता है, यानी कि जब मैं ये कहता हूं जनरली हमारे जो प्राइस होते हैं वो बढ़ने लगते हैं, क्योंकि देखो हमारे पास जो वस्तुएं होती हैं वो महंगी होने लगती हैं। और जब जब कोई वस्तु है और उसकी कीमत बढ़ती है तो इसका एक और मतलब समझिएगा ध्यान से, क्योंकि जब प्राइस हमारा बढ़ता है तब हमारी मनी की जो वैल्यू होती है, एक्चुअल में मनी की वैल्यू को हम एक टेक्निकल टर्म देते हैं सर, उसे इंग्लिश में बोलते हैं परचेजिंग पावर, और हिंदी में बोलते हैं इसे क्रय शक्ति। ध्यान से बात को समझना। जब जब हम ये कहते हैं कि हमारी प्राइस इंक्रीज करते हैं तब तक हमारी क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर, यानी सिंपल शब्दों में कहूं तो खरीदने की क्षमता, बता दूंगा, डिफरेंस बता दूंगा। हाँ का क्लास बिल्कुल होगा भाई, सब कुछ होगा, एवरीथिंग। आप इकोनॉमिक्स में जो जो उम्मीद कर रहे हो ना वो सब कुछ होगा, और अगर कुछ ऐसा है जो नहीं भी होगा तो आपके कहने से कराऊंगा मैं, लेकिन उसके लिए वक्त लगेगा। लेकिन मैंने अभी बात बोल दी है भाई, अभी शुरुआत कर रहे हैं भाई, बिल्कुल रागनी समझिएगा। जब जब कीमत बढ़ेगी तब तक याद रखो मनी की वैल्यू यानी परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी सर, कम हो जाएगी। जैसे इस बात को समझो, मान लीजिए आपके पास एक नोट है 500 रुपए का, आपके पास कोई नोट है जिसकी वैल्यू 500 रुपए है, और आप मार्केट में कोई सामान लेने जाते हो 100 रुपए की कीमत का। अगर कोई वस्तु की कीमत 100 रुपए है तो इसका मतलब है इस 500 रुपए में 100 रुपए वाली कीमत के आप 4 प्रोडक्ट लेकर आओगे, 5 प्रोडक्ट लेकर आओगे। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए 500 रुपए की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे सर इसमें 5 मार्कर आ जाएंगे। मान लो 100 रुपए का एक है, यानी इसकी परचेजिंग पावर है 5 प्रोडक्ट की। अगर मैं कह दूं आपसे कि 500 रुपए ही हैं आपके, लेकिन अगर आपसे मैं कह दूं कि अब इसकी कीमत बढ़कर 125 हो जाती है, तो आप कहोगे सर अब तो 4 ही मिलेंगे। यानी कि जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी वैसे वैसे आपके पैसे की वैल्यू जो है 5 प्रोडक्ट से घटकर 4 प्रोडक्ट रह गई, क्योंकि अब उसमें कीमत ज्यादा हो चुकी है। यह है परचेजिंग पावर। तो हमेशा याद रखना प्राइस का और मनी की वैल्यू या प्राइस और परचेजिंग पावर का संबंध कैसा होगा, हमेशा उल्टा चलेगा। प्राइस कम तो परचेजिंग पावर ज्यादा, प्राइस ज्यादा तो परचेजिंग पावर कम। एक बात यह, प्राइस बढ़ेगा और परचेजिंग पावर घटेगी जब, इसी को महंगाई बोला जाएगा, इन्फ्लेशन बोला जाएगा। यह बात भी सही है। अच्छा, जो इन्फ्लेशन है, अब सवाल यह है सर कि इन्फ्लेशन का होना हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। देखो मैंने आपको एक बात समझाई थी कल कि महंगाई अच्छी है। भाई आप देखते हो ना सर्फ एक्सल आता है टीवी पे एडवर्टाइज, दाग अच्छे हैं। तो अब दाग अच्छे क्यों है भाई, बच्चों को खेलने के लिए मिल रहा है भाई वहां। अब यहां पर याद रखना कि महंगाई अच्छी क्यों है सर, अगर महंगाई 4 ± 2% के बीच में हो। देखो जो बजट की वीडियो आप देखोगे मैंने उस पर इस बात पर फोकस किया है कि अभी आरबीआई कह रहा है, सरकार कह रही है कि महंगाई 4% के पास पास होगी। हाँ इन्फ्लेशन करवाओगे क्या, बिल्कुल भाई, आज का टॉपिक इन्फ्लेशन है हमारा, आज से 2-3 दिन चलेगा ये टॉपिक हमारा। तो आपने कहा अगर महंगाई 4 ± 2% के बीच में हो, 4 ± 2 का मतलब एवरेज 4 हो, +2 का मतलब 6% तक, -2 का मतलब 2% तक। यानी कि अगर महंगाई मेरी एक साल में अगर मेरी कीमतें 2% से लेकर 6% तक बढ़ती हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है इंडिविजुअली पर्सन को, क्योंकि लगभग इतनी सैलरी इतनी इनकम इंक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि महंगाई जो है वो 2% से कम बढ़ रही है, मान लो 1% महंगाई है, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं 2% से कम महंगाई में वृद्धि हो रही है या 6% से ज्यादा वृद्धि हो रही है, तो याद रखना अगर महंगाई 6% से ज्यादा बढ़ेगी तो समस्या बन जाएगी, तब यह देश के लिए एक बुराई हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। और अगर 2% से कम बढ़ रही है
तब भी ये समस्या हो जाएगी। मन में सवाल तो आ रहा होगा सर कि महंगाई कम बढ़ेगी तो समस्या कैसे, महंगाई घट जाएगी तो समस्या कैसे। और अगर मैं ये कह दूं कि कोई प्रोडक्ट मान लीजिए 100 रुपए का था सर और अब वो प्रोडक्ट 90 रुपए का हो गया, यानी कीमतें गिर गई, 90 पर आ गई, तो यहां पर आपको याद करना है सर महंगाई हो गई माइनस का 10%। अच्छा, मैं आपको एक बात समझाकर चल रहा हूं, बिल्कुल दिमाग खोल के रखना अपना, कि जब महंगाई माइनस में चलती है यानी रेट गिरते हैं, उसी को डिफ्लेशन कहते हैं। यानी अगर मैं पूछूं इन्फ्लेशन का ऑपोजिट क्या होता है, आप कहोगे डिफ्लेशन। जब कीमतें बढ़ रही हो, चाहे 1% बढ़े या 2 या 4 बढ़े, जब बढ़ रही हो तो इन्फ्लेशन, घट रही हो तो डिफ्लेशन है। आप कहोगे सर डिफ्लेशन क्यों नहीं आना चाहिए, रेट घटने क्यों नहीं चाहिए। अब जरा सोचना, अगर मैं ग्राहक हूं तो मैं क्या चाहता हूं, दुकान से सस्ता मिले। पिछली बार 100 का था, अब की बार 90 का मिले, चाहता हूं ना मैं। लेकिन अब सोचिए, जो इंसान खरीदता है कुछ, वो इंसान बेचता भी तो है कुछ। भाई हर इंसान ग्राहक है तो हर इंसान विक्रेता भी तो है। भाई मैं कहीं से कमाता भी हूं तभी तो खर्च करता हूं। कोई भी इंसान हो, कहीं ना कहीं से तो वो लेकर आ रहा है। अब जरा सोचिए, अगर ये 100 रुपए वाली कीमत जो है वो घटकर 90 रुपए हो जाएगी, यानी जो प्रोड्यूसर है, जो पहले 10 रुपए कमा रहा था सर, वो 10 रुपए का अब नुकसान कर रहा, मतलब 20 रुपए गिर गए। जो बेंचमार्क ये क्यों सही, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है भाई। ऐसा क्यों? देखो ये हमेशा वक्त के साथ बदलता है। ऐसा नहीं है परविंद कि हमेशा जीवन भर ऐसा रहेगा या दुनिया के हर देश में ऐसा रहेगा। ये वर्तमान परिस्थितियों के अकॉर्डिंग इतना रखा गया है। ये बेंचमार्क अलग अलग देशों में अलग अलग हो सकता है और ये बेंचमार्क समय के हिसाब से बदल सकता है। यानी आज के समय में ये बेंचमार्क का जो प्रोसेस है, ये आरबीआई की स्टडी कहती है। ये जो बेंचमार्क डिसाइड हुआ है कि 4 ± 2 एट द प्रेजेंट सिचुएशन दैट्स गिवन बाय द आरबीआई। ये बात ध्यान रखनी है, ये बदल सकता है, पास्ट में हो सकता है, फ्यूचर में कुछ और हो सकता है, हर देश में अलग अलग हो सकता है समय के हिसाब से। अब मैं कह रहा हूं आपसे, अगर मान लो कोई 100 रुपए का सामान बेचेगा 90 में, सर ना तो वो अपना कुछ प्रॉफिट कमा पा रहा है और बल्कि उनको 10 रुपए का नुकसान हो रहा है। अब इससे क्या होगा कि बहुत सारी कंपनियां जो हैं इस लॉस के कारण को, इस लॉस को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी सर, इस लॉस को सहन नहीं कर पाएंगी और वो कंपनियां क्या होंगी, बंद हो जाएंगी। लोगों का प्रॉफिट कम हो जाएगा तो उनकी आय कम होने पर वो खर्चा कम करेंगे, जिनका कारोबार बंद हो जाएगा वो खर्चा कम करेंगे। अब सोचिए कि अगर यहां लॉस होने लगे, कारोबार बंद होने लगे, या जनरली अब क्या होगा सर, जो कारोबार चल भी रहे होंगे उनको कहीं ना कहीं लागत कम करनी, क्या करोगे बताओ? मटेरियल तो लगेगा ही लगेगा ना। आप क्या करोगे, लेबर को या तो काम से निकाल दोगे या लेबर को कम पेमेंट करोगे। भाई हमारे पास इतना ही हम नहीं दे सकते। मेरी बात समझना कि इन्फ्लेशन की डिफ्लेशन हो रहा है। ये कौन से प्राइस के साथ कंपेयर, आज की कीमत को अगर आप रेट को बढ़ते हुए सोचिए, बस आप समझिए अभी कि कोई भी सामान पिछले साल जो था और इस साल जो है, मैं अभी सारा कुछ सिखाऊंगा, आप महीने में कंपेयर करो, साल में कंपेयर करो कि जनरली तौर पर पिछले महीने कोई चीज इस रेट में थी और आज इस रेट में है। हम एक महीने की कैलकुलेशन करते हैं, हर महीने की, एवरी मंथ कैलकुलेट करते हैं। तो मुझे बताना कि क्या होगा, कारोबार बंद हो जाएंगे, लोग बेरोजगार हो जाएंगे, या तो उनको काम से हटा दिया जाएगा, बेरोजगार हो जाएंगे, या उनको सैलरी कम दी जाएगी। अब लोग बेरोजगार होंगे तो गरीब भी होंगे, लोग बेरोजगार होंगे तो गरीब भी होंगे। अब गरीब होंगे तो खर्चा कम करेंगे, किसी और की इनकम भी कम हो जाएगी, वो कम कमाएगा तो आगे खर्चा कम करेगा। अब धीरे धीरे क्या होगा, इकोनॉमी के अंदर हर इंसान कम खर्च करेगा, कम कमाएगा, तो ओवरऑल हमारी इकोनॉमी बढ़ने के बजाय नीचे आ जाएगी। बात समझ पा रहे हो? तो अल्टीमेट आपने कहा सर अगर आप देखें तो हम ग्राहक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो महंगाई कम होनी चाहिए, लेकिन अगर हम प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो महंगाई बढ़नी चाहिए। तो इसीलिए हमने कहा कि सर एक बैलेंस फिगर क्या होगी जिसमें कि बेचने वाला भी खुश हो और खरीदने वाला भी खुश हो, जिसपे खरीदने वाले पे इंपैक्ट कम से कम पड़े, बेचने वाले का फायदा बढ़े, देश की इकोनॉमी आगे बढ़े। ये सबको बैलेंस करते हुए आरबीआई की स्टडी कहती है कि 4 ± 2 का कंसेप्ट जो है सबसे बेहतर है। अच्छा, समय समय पर हम इसे क्या करते हैं सर, हम समय समय पर इसको नाम देते हैं। जैसे अब मान लीजिए कि महंगाई बहुत स्लो चल रही है किसी देश में, अब हम उसको ये बोल देते हैं क्रीपिंग है। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं, ध्यान से सुनना। अभी ब्रिटेन में प्रधानमंत्री जो है वो तो बदल गए, कीर स्टेमियर के नाम से कुछ हैं,
लेकिन इससे पहले ऋषि सुनक हुआ करते थे। आपको पता है ऋषि सुनक जो ब्रिटेन के पीएम बने, उनकी सबसे बड़ा चैलेंज क्या था उनके आगे, जो आप ज्यादातर न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ेंगे तो मिलेगी स्टेटमेंट, आप देखें गूगल है आजकल, सब कुछ पुरानी से पुरानी न्यूज निकाल सकते हैं कि इन ब्रिटेन जो है वो क्रीपिंग इन्फ्लेशन से परेशान है। ब्रिटेन क्रीपिंग इन्फ्लेशन से परेशान है। अब आप कहेंगे सर क्रीपिंग क्या होता है, ये बात पूछेगा एग्जामिनर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्रीपिंग इन्फ्लेशन। जब बहुत स्लो होती है ना रेट, यानी जहां महंगाई नहीं बढ़ रही होती है सर, यानी ये ब्रिटेन वाले इसलिए परेशान हैं क्योंकि इनका महंगाई नहीं बढ़ रही है, ये बढ़ाना चाहते हैं महंगाई बढ़े, सरकार ये कोशिश में लगी है महंगाई बढ़े, वहां का रिजर्व बैंक कोशिश में लगा है। तो जब कोई चीज स्लो है तो उसे क्रीपिंग कहते हैं। अच्छा, कोई चीज सामान्य है, सामान्य तौर पर जो नॉर्मल होनी चाहिए तो उसे वॉकिंग कहते हैं। जो लिटिल बिट यानी थोड़ी सी फास्ट है, थोड़ी सी फास्ट है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं रनिंग, कि अभी हमारी इन्फ्लेशन बहुत रनिंग स्टेज में, लाइक अभी हम बांग्लादेश का जिक्र करते हैं। बांग्लादेश में आप देख रहे हो ना भाई कि बांग्लादेश में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और बांग्लादेश के प्रोटेस्ट अभी बहुत ज्यादा अहिंसक हो चुके हैं। बांग्लादेश के जो प्रोटेस्ट है आप देख पा रहे हैं लगातार कि उन प्रोटेस्ट के अंदर बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई है, बहुत सारे लोग इंजर्ड हो चुके हैं। अब ये जो प्रोटेस्ट हैं ये इतने इजीली आपको समझ में नहीं आने वाले, लेकिन आप कहेंगे कि सर ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं किस बात को लेकर, एक सिंपल वर्ड्स में कहूं तो वहां के रिजर्वेशन सिस्टम को लेकर, वहां के कोटा सिस्टम को लेकर। तमाम बार हमने देखा है कि भारत में भी ऐसी स्थिति कभी कभी मिलती है कि प्रोटेस्ट करने के लिए आते हैं, लेकिन अब वहां पर भी यही प्रोटेस्ट है। वहां का जो कोटा सिस्टम है, वहां पर फ्रीडम फाइटर्स, उनके बच्चे, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन जो उनको कोटा मिलता है, और ये थोड़ा सा सिस्टम है एक वहां का जो अलग प्रकार का है। अब वहां पर अगर आप देखेंगे ध्यान से, इस समय वहां महंगाई भी एक समस्या है, लेकिन आप कहते हैं ना कि एक समस्या जो बहुत ज्यादा हाईलाइट होती है दूसरी समस्या को वो छुपा देती है। वहां महंगाई लगभग 9 से 10% साल की है, लेकिन वो ज्यादा बड़ा मुद्दा नजर नहीं आ रहा है सर वहां, क्योंकि वहां प्रोटेस्ट इस समय बड़ा मुद्दा बन चुका है। अब यहां महंगाई 9-10% है, हम कहेंगे कि लाइक बांग्लादेश इन अ फेज ऑफ रनिंग इन्फ्लेशन। बांग्लादेश किस सिचुएशन में चल रहा है अभी? इन द फेज ऑफ रनिंग इन्फ्लेशन। अच्छा, एक होता है गैलोपिंग। अच्छा, पाकिस्तान में जो महंगाई है, पाकिस्तान की महंगाई जो है वो जनरली तौर पर देखे, देखो इसका कोई पैरामीटर नहीं है कि कितने परसेंट तक होगा, ये एग्जैक्टली नहीं बोला जाता है, लेकिन ये कहा जाता है कि अगर महंगाई कम हो, क्योंकि पूरी दुनिया का पैरामीटर अपना अपना अलग अलग है भाई, याद रखना। तो अभी मानते हैं कि लगभग 0 से लेकर 2-3-4% तक रहता है वॉकिंग में। अगर वो सिंगल डिजिट में है तो वो वॉकिंग तक ठीक है, 10 to 12 है, ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग मानते हैं। 20 से अबव है तो गैलोपिंग हो जाता है। जैसे पाकिस्तान की महंगाई इस समय लगभग मैं अप्रोक्सीमेशन कह रहा हूं 25% के करीब चल रही है, लगभग 25% के करीब है। तुर्की की महंगाई अब थोड़ी सी कंट्रोल में है, पहले 70% तक पहुंच गई थी, लेकिन कभी कभी क्या होता है ये ना 3rd डिजिट में, ये 3 डिजिट के भी ऊपर पहुंच जाती है, 100%, 1000%, लाख प्रतिशत, तब इसके लिए वर्ड यूज करते हैं हाइपर। जैसे जिम्बाब्वे में होता है, जैसे वेनेजुएला में होता है, जैसे ईरान में हो रहा है। या महंगाई इतनी ज्यादा है अपने आप में कि इसको कंट्रोल करना ही बड़ा मुश्किल है ना। तो अभी जैसे वहां पर एक चीज देख रहे थे भाई कि अगर कोई भी इंसान है, कोई भी ईरान जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, आप देखिए वियतनाम में सर वैल्यू इतनी गिरी हुई है प्राइस की, बहुत ज्यादा कम है वहां पर। तो अब अल्टीमेट आप देखेंगे जहां 3 डिजिट हो जाती है 100% अबव के कैटेगरी में, तब उसे हाइपर रखते हैं। मतलब ये जो नाम दिए जा रहे हैं, इस नाम का मीनिंग आपसे पूछेगा, और इस मीनिंग के अकॉर्डिंग आप देखेंगे। तब आप कभी अफ्रीका की वीडियोस देखिए, अफ्रीका के देशों की, ज्यादातर देशों की, या कभी जिम्बाब्वे की वीडियो देखिए, कभी गूगल पर ऐसे ही यूट्यूब पर फ्री हो तो 5 मिनट के लिए देख के देखिए, तो वहां पर एक नोट छपता है, गूगल पर सर्च करेंगे मिलेगा, जिसमें 1 लिख के उसके आगे 14 जीरो लगाए जाते हैं। मैं कह रहा हूं आधे स्टूडेंट क्लास के उसको पढ़ भी नहीं पाएंगे वो कितना है। 1 के आगे अगर मैं 14 जीरो लगाऊं तो बताओ कितना पढ़ा जाएगा उसे। अब ये एक नोट होता है, सोचो इतना, यानी इंडिया की जो करेंसी, इंडिया की पूरे देश की जो जीडीपी ना 140 करोड़ लोगों की, वो 4 ट्रिलियन भी नहीं है, 4 ट्रिलियन है। और ये जो एक नोट है मैं बता दूं ये 100 ट्रिलियन का है, 100 ट्रिलियन का। अगर इसकी वैल्यू होती तो सोचिए कितना होता सर, ये दुनिया के कितनी आधी एक आबादी को, पूरे एक दुनिया को ले लेता अपने बराबर में। लेकिन इस एक 100 ट्रिलियन के नोट की जो वैल्यू है ना वहां पर, वो एक टाइम का नाश्ता भी नहीं कर सकते। अब वहां पे क्या होता है कि देखिए कि जनरली वीडियोस में आप देखेंगे, ये थोड़ा समझ में आएंगी और बातें, कि वहां नोटों की गड्डियां होती है। आप किसी को $1 देंगे, एक्सचेंज कराना है, जैसे आप 1 देंगे और आपको एक्सचेंज कराना है $1,
तो ये मान के चलिए $1 एक्सचेंज कराने में कई करोड़ रुपए आपको मिल जाएंगे, कई करोड़ रुपए उनकी करेंसी के आपको मिल जाएंगे। तो वो आपको क्या करेंगे, आप उन्हें $1 देंगे ना, वो आपको इतने सारे भर के नोट दे देंगे, पूरा एक नोट भर के, इतना बड़ा पैकेट भर के आपको नोट दे देंगे, ले जाइए अपने साथ। अब इसे जितना चाय खर्च किया, आप कहीं चाय की दुकान पे 25-30 नोट देने पड़ेंगे तब एक चाय मिल जाएगी आपको, मतलब फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं। तो अब आप कहेंगे सर वहां पर दुकानें होती हैं, जो एक्सचेंजर होते हैं, वहां बहुत बड़े बड़े बैंक तो होते नहीं है, एक्सचेंजर दुकान लोग होते बैठे हुए, तो उनकी दुकान पर ना, जैसे हमारे यहाँ सामान रखा होता है ना, चावल के बहुत सारे कट्टे रखे होते हैं कि भाई कौन सा चावल लेना है, और गल्ला इतना छोटा सा होता है भाई, उसमें पैसे रखते हैं, सामान इतना सारा, ऐसी बात नोट पड़े रहते हैं। आप उन्हें $1 देंगे, बड़े संभाल कर रखेंगे वो, क्योंकि $1 में पूरा काम चल जाए ना उनका, वो $1 देंगे, आप उनको संभाल कर रखेंगे, और वहां नोट रात को ऐसे ही छोड़कर चले जाते हैं। दुकान बंद नहीं होती, पटरी पर वो नोट पड़े रहते हैं, रात हुई चले गए, सुबह हुए आ गए, नोट वहीं के वहीं पड़े हुए हैं, बस ऐसे ही बंद कर दिया, पन्नी ढक दी, कुछ भी सोचिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। क्लास लाइव ही चल रही है भाई, सतीश कुमार, सारी क्लासें लाइव है भाई। आज तारीख है 26 जुलाई 2024, और 10:10 का समय हो रहा है अभी भाई। इससे ज्यादा मैं लाइव की पहचान क्या कराऊंगा आपको, लाइव चल रही है क्लास, ठीक है भाई। तो बात समझो। तो अब मेरे साथ आप लिखो, जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो भाई। बिल्कुल भाई, उनकी करेंसी की कोई वैल्यू ही नहीं बची है। कई बार वो करेंसी ही बंद कर चुके अपने देश में। वो ऐसा देश भी है दुनिया का जिनकी अपनी खुद की कोई करेंसी नहीं है, बंद कर दी थी, फिर चलाई उन्होंने। अभी वो गोल्ड के बेस पर बनाने लगे हैं, वो जिग नाम की करेंसी ला रहे हैं, वहां ऑनलाइन चल जाता है, वहां डॉलर चल जाता है, इंडिया का रुपी चल जाता है, उनका खुद का नहीं चल पाता है अपने ही देश में। बात हो रही है उनकी खुद की करेंसी नहीं चल पाती है। चलिए दोस्त, तो बिल्कुल बात समझ में आ गई सर। मुद्रास्फीति यानी जब मैंने आपसे कहा कि आपके पास कीमत बढ़ने लगे और मनी की वैल्यू, परचेजिंग पावर कम होने लगे, यानी प्राइस और मनी वैल्यू का संबंध पूछे तो इनवर्स बताइएगा। और अच्छा, गुड, जो इन्फ्लेशन बैंड आरबीआई बोल रहा है वो कितना होना चाहिए।
चलिए दोस्त, बात समझ आ गई है यहां तक अच्छे से? डन है भाई। अब मेरे पास ये लिखेगा, अगर इन्फ्लेशन बहुत कम है तो क्या कहोगे, अगर नॉर्मल है तो क्या कहोगे, बहुत तेज है तब क्या कहोगे, बहुत ज्यादा तेज है तब क्या कहोगे, और अनकंट्रोल हो जाए तो क्या कहोगे? चलिए दोस्त, तो ये मैंने आपको बहुत आराम से बात सिखाई समझाई, और कोई दिक्कत परेशानी तो बताना। अच्छा, अब सवाल ये है सर कि अगर ये पूछे कि महंगाई हमारे लिए अच्छी है या बुरी है। अच्छा, एक बात याद रखना, जब मैं ये कहता हूं कि महंगाई हमारे लिए अच्छी है या बुरी है, तो देखो ये एक्चुअल में क्या है कि भाई कोई एक व्यक्ति पर बेस्ड नहीं होती है बात। कोई भी बात जो होगी ना, उसके लिए बहुत सारे तरीके आपको ध्यान से समझने पड़ते हैं। कि सवाल जो है वो ये है कि महंगाई हमारे लिए अच्छी है या बुरी है ना भाई? अब देखो मैं आपको समझाता हूं, मेरी बात को बड़े गहराई से समझना, महंगाई अच्छी है या बुरी। मैं आपसे एक बात कहता हूं, इसके एग्जाम्पल दे दीजिए कंट्री के, तो ये बड़ा मुश्किल है कहना अर्पिता, वर्तमान सिचुएशन में कुछ है, अब कुछ बदल जाएगा, लेकिन आप इंडिया, फिलहाल इंडिया का जिक्र अगर मैं करूं तो इंडिया इन अ नॉर्मल फेज यानी वॉकिंग सिचुएशन में, बांग्लादेश इन रनिंग फेज में है, अभी मैंने बताया, पाकिस्तान गैलोपिंग फेज में, जिम्बाब्वे अभी यहां पर अनकंट्रोल फेज में है जैसे मैंने कहा फिलहाल के लिए, ब्रिटेन जो है वो क्रीपिंग फेज में, या आप खुद लिख सकते हैं, पर लिखना नहीं चाहिए उसे, लिखने से नुकसान होने की चांस ज्यादा है, क्योंकि आप अभी कुछ लिख रहे बाद में कुछ और आंसर हो जाएगा। और ऐसा आज तक नहीं पूछा दुनिया में कहां पर है, जो करंट अफेयर में चल रहा है उसको देख लो, वरना छोड़ दो। अब मेरी बात समझना, मैं आपसे कहता हूं महंगाई बढ़ने के फायदे हैं या नुकसान हैं, तो ध्यान से समझना। देखो, अगर मैं आपसे कहूं हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, भाई आप सभी लोग रखते हो या नहीं बताओ मुझे, या फैमिली वाले रखते हैं, तो आज फैमिली वालों को एक बात सिखाना। देखो, हम बैंक में जो पैसा रखते हैं ना, इससे हमारा पैसा बढ़ता नहीं है, घट जाता है। आप कहेंगे सारी बातें उल्टी चल रही है आज तो। बैंक में अगर आप जमा करोगे मेरे दोस्त, तो बैंक में रखा पैसा जो है आपका, बैंक में अगर आपने जमा किया, मान लो आपका सेविंग अकाउंट है और आप उसमें बैंक में 100 रुपए जमा करके आए, तो बताओ एक साल बाद कितने होंगे? अब एक वर्ष के बाद, 1 ईयर के बाद आप कहोगे सर हमारे बैंक में पैसे हो जाएंगे, मैं एग्जांपल ले रहा हूं 104। क्यों सर? क्योंकि हमें 4% साल का ब्याज मिलता है, लगभग मैं मान लेता हूं अगर, तो हमारे ऊपर होंगे 104। भाई एक 100 रुपए रखे, 4 रुपए ब्याज मिलेगा एक साल का, आप कहोगे जी हो गए हमारे अब एक साल के बाद 104। मैं आपसे कहूंगा आपके पैसे बढ़े नहीं घट गए। अब ये 100 रुपए जो है वो बढ़े नहीं घट गए हैं। आप कहोगे सर ऐसा क्यों? मैं कहूंगा ये 100 रुपए जो है आपके, वो लगभग लगभग मान के चलिए, ये आपके 100 जो 104 नहीं हुए, वो बल्कि 98 रह गए। आप कहोगे हमें तो 104 है, किताब में 104 लिख कर आए हैं, मैंने कहा नहीं 98 रह गए, कैसे समझो। देखो आपको मैंने मेरे 100 रुपए दिए, तो आपने कहा बैंक ने हमें 4% का ब्याज दिया, यानी कि 104 दिए एक साल बाद। पर एक साल में महंगाई भी तो बढ़ेगी, और एवरेज महंगाई जो हमारे देश में बढ़ती है, एवरेज अभी 4-5 चल रही है, वो 6% बढ़ती है। अगर मैं कहूं जो चीज 100 रुपए की थी एक साल पहले, आज वो कितने की? 106 की। भाई आपके पास 100 रुपए थे, आप कोई भी 100 रुपए का सामान ले सकते थे, आपने कहा एक साल बाद लेंगे सामान, अब एक साल के लिए बैंक में रख दिया आपने, तो बैंक ने आपको दिए 104, कीमत हो गई 106, मतलब आपके 2 रुपए घट गए भाई मेरे भाई। अगर ध्यान से देखा जाए तो 2 रुपए घट गए आपके,
क्योंकि सर बैंक में पैसा रहता है तो ब्याज यही मिलता है 3-4, और महंगाई तो बढ़ती है 5-6, कभी कभी तो 7-8 भी हो जाती है। जब फेज बढ़ जाता है, रनिंग हो जाती है, तो महंगाई 7-8 भी पहुंच जाती है। मिलता है बैंक में 3-4, महंगाई बढ़ जाती है 7-8-6%। तो अल्टीमेट अगर आप देखें तो पैसा तो दिखेगा बैंक में 104, लेकिन वो वास्तव में 104 रुपए जो है ना, वो आपके 98 रुपए के सामान को खरीदने की एबिलिटी रखते हैं अब, क्योंकि 1 साल पुरानी बात हो चुकी है। 1 साल के बाद महंगाई बढ़ चुकी है। अब मैं आपको बताऊं, जो बैंक वाले हमें पैसा देते हैं, बैंक वाले जो पैसा हमें देते हैं उसे कहते हैं नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%। लेकिन जब हम इसमें से महंगाई को घटा देते हैं, इस 4% में से महंगाई को घटा देते हैं, यानी लगभग 6%, उसके बाद जो बचता है माइनस का 2% जो आ रहा है हमारा, उसे कहते हैं रियल। यानी रियल देखने से पता चलता है हमें फायदा होगा या नुकसान होगा। नॉमिनल देखने से पता नहीं चलता हमें, क्योंकि बैंक वाले जो देते हैं वो नॉमिनल होता है, हमें पता नहीं होता महंगाई कितनी एडजस्ट होगी। लेकिन महंगाई को जब घटा के देखा तो पता चला तो माइनस में चले गए। आपने कहा जी महंगाई हम 6 ही क्यों ले, हम महंगाई को 3 ले लेते हैं। मैं कहता हूं ठीक है, चलो आप महंगाई को 3 ले लो। चलो अब आप मुझे बताओ, अगर आपने महंगाई को 3 ले लिया, मान लो 3 ले लिया सर हमने, तो बैंक ने 4 दिया, महंगाई में 3, तो अभी भी हमें 1% का फायदा तो हुआ ना। आप कहोगे सर अभी 1% का फायदा हो रहा है। मैं आपसे कहूंगा भाई, आपको बैंक ने दिए 4 रुपए एक्स्ट्रा, लेकिन फायदा 1 का हो रहा है, इसका मतलब देखो तो 3 रुपए नुकसान तो हो रहा है ना कम से कम। भाई महंगाई आप चलिए दोस्त बताइए भाई, जल्दी से बताइए ना। यस, अभी तक कोई कमेंट नहीं आया आप लोगों को, क्या बात है, क्लास स्लो चल रही है क्या, क्या दिक्कत है भाई? आप लोग कुछ कमेंट नहीं कर रहे हैं आज। एक कमेंट करिए जल्दी से, मैं इतनी सारी बातें सिखा रहा हूं। आप अपने फैमिली मेंबर को जाकर आज बोलेंगे भाई कि हम जो बैंक में पैसा रखते हैं वो घट रहा होता है हमारा, तो वो आपसे पूछेंगे भाई क्या सीख कर आए हो आज। भाई आपने इकोनॉमिक्स सीखी है ना, कि अगर हम मान लो महंगाई को 3 भी माने, महंगाई 0 तो नहीं होती ना कभी, अगर महंगाई 3 भी मान रहे हैं तो सर हमें 4 का फायदा कहां हुआ, फायदा 1 का हुआ है जब भी, तो नुकसान तो तब भी हुआ है ना मुझे। तो महंगाई हमेशा नुकसान करती है। अब जो बैंक में जमा कर रहा है सर, उसका भी नुकसान कर रही है। जो मान लो किसी को उधार दे रहा है सर, अब उसको 6 ब्याज मिला लेकिन महंगाई बढ़ गई, तो जिसने उधार लिया वो भी, जो कहीं मान लो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इन्वेस्टर है, उसको भी, ग्राहक को भी। भाई यस कहो ना, इतनी अच्छी बात सिखाई मैंने आपको। तो आपने कहा सर बैंक में हमेशा पैसा जो है, अगर देखा जाए कि मान लो मैंने बैंक में एफडी कराई और बैंक ने मुझसे कहा आज आप 1 लाख दो, 10 साल के बाद 2 लाख लेना, 1 लाख दो, 10 साल बाद 2 लाख लेना। आप कहोगे सर 1 लाख का फायदा, मैं कहूंगा कोई फायदा नहीं हुआ। अरे 10 साल बाद 1 लाख का जो सामान आज मिल रहा है वो 2 लाख में भी नहीं मिलेगा। महंगाई इतनी बढ़ चुकी होगी, आज आप 1 लाख रख के 2 लाख लोगे, तब उस समय 2 लाख की मनी वैल्यू क्या होगी, इसे बोलते ना वैल्यू ऑफ मनी कैलकुलेट की जाती है भाई। तो आप कहोगे सर ये 2 लाख मिलेंगे जरूर, पर ये आज के 1 लाख की वैल्यू से भी कमजोर होंगे, इसलिए हम महंगाई में फायदे में नहीं होंगे, कब नुकसान में होंगे।
तो बैंक में रखने से अच्छा शेयर बाजार में रखा है, तो क्या सर घर में रखे, ये भी पूछ रहे हैं भाई। भाई एक बात सोचो और फिर सोचो कि सर अगर घर में रखा तो क्या रहेगा, 100 रुपए पर 0 ब्याज मिलेगा, और ये सो ही रहेगा घर में रखने पर। महंगाई बढ़ गई 6%, तो आप कहोगे सर बैंक में रखने से तो आपने बताया 2% का नुकसान होगा, एक एग्जाम्पल, लेकिन घर में रखा तो 6%। तो अभी भी आप कहोगे, अगर फैमिली वाले पूछे तो क्या घर में रखें पैसे को, कहना नहीं घर में भी नहीं रखना है, घर में रखेंगे तो और नुकसान होगा, क्योंकि महंगाई तो तब भी बढ़ेगी घर में रखोगे जब भी, और ब्याज के रूप में कुछ मिलेगा भी नहीं, तो और बड़ा लॉस होगा। इसलिए बेहतर है कि कुछ पैसा घर में रखो, कुछ पैसा बैंक में रखो, और कुछ पैसा गोल्ड वगैरह में लगाओ, और कुछ पैसा प्रॉपर्टी में, मतलब एडजस्ट करो। अब ये भी मत करने लगना कि सारा प्रॉपर्टी में लगा दिया, तो सबसे अच्छा एसआईपी करें, बाकी जगह लगाएं, लेकिन एसआईपी में प्रॉपर्टी में आप कहेंगे एसआईपी भी क्यों करें, प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं सर पैसे की। मेरे भाई प्रॉपर्टी की लिक्विडिटी सबसे कम होती है, कल मैंने आपको बताया था, और प्रॉपर्टी की लिक्विडिटी कम है, जरूरत पड़ने पर कुछ काम नहीं आएगा। इसलिए बेहतर होता है कि आप बैलेंस करके चले, कि जरूरत पड़ने पर काम आ जाए, इतना घर में हो, इतना बैंक में हो, कि इमरजेंसी हो तो बैंक में रखा हो, थोड़ा बहुत ब्याज मिलता रहे, से फायदा है, लेकिन प्रॉपर्टी की लिक्विडिटी, तो ये बैलेंस करना आपके लिए जरूरी है। तो मेरे भाई याद रखो कि किस, अब देखो यहां पर मैंने कहा नॉमिनल वो होता है जब हम बैंक द्वारा कोई जमा करने पर ब्याज दिया जाए, रियल वो होता है जो महंगाई एडजस्ट करने के बाद होता है। अगर इन्फ्लेशन रेट हायर है नॉमिनल से, तो जो रियल आएगा वो नेगेटिव आएगा। यानी आप देखिए नॉर्मली यही होता है सर, बैंक में जो पैसा रखते हैं उसका नॉमिनल ब्याज महंगाई के ब्याज से कम होता है, इसलिए हमारा जो वास्तविक ब्याज है वो नेगेटिव आता है, यानी हमें पर एग्जैक्टली लॉस हो रहा है, और लॉस तो वैसे हर हाल में होगा। ये सब एग्जाम में आने वाले सवाल हैं, ये वो सवाल हैं जो आप इकोनॉमिक्स स्पेशल ज्वाइन करते हो ना, तब वो पढ़ने के लिए मिलते हैं। शेयर परचेज कर ले तो रिस्क भी तो है, पता चला शेयर परचेज कर लिए और शेयर की वैल्यू गिर गई, तो सर जो महंगाई बढ़ी वो भी नुकसान, और जो वैल्यू गिर गई वो भी नुकसान, डबल नुकसान हो गया भाई, डबल नुकसान हो गया। महंगाई बढ़ेगी उसका भी नुकसान, और जो वैल्यू गिर गई उसका भी नुकसान। बोलो ना, शेयर परचेज करना इतना आसान होता तो आप सोचिए भाई, वहां पर हर कोई नहीं लगा देता सर, वहां आधे से ज्यादा लोग तो अपना नुकसान करके आते हैं वापस। तो एसआईपी करने से भी तो होगा ना, एसआईपी निकालने में मुश्किल होगी, एसआईपी में भी तो नुकसान हो ही सकता है ना, गारंटी थोड़ी है प्रॉफिट की। एक साल में 6% तो बढ़ता ही बढ़ता है लगभग, ये तो 6-7 तो लगभग मान के ही चलिए बढ़ता ही है, तो ये एवरेज रहता भाई, इसमें तो आपको एज्यूम करना ही पड़ेगा। इतनी महंगाई तो बढ़ती ही है।
चलिए मेरे भाई, सर 1 लाख में कितना ब्याज मिलेगा? तो आप 4% जोड़ लो ना, इतना तो आप ही कर लोगे। तो सर अगर महंगाई है तो यहां जो वास्तविक ब्याज दर है वो ऋणात्मक हो जाएगी, अगर महंगाई की दर जो है वो ज्यादा हो। तो जो वास्तविक ब्याज दर है वो ऋणात्मक होगी। है ना भाई? कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं भाई? अच्छा, अब एक बात और समझिएगा कि सर इसका मतलब यह हुआ कि अल्टीमेट अगर देखा जाए तो बैंक में रखने वाला हो, इन्वेस्टमेंट करने वाला हो, उधार देने वाला हो, या किसी कोई कंज्यूमर हो, अगर देखा जाए तो देखो महंगाई सबके प्रॉफिट को घटाती है भाई। महंगाई सबके लाभ को कम तो करती है ना भाई। सर रियल रेट इफ इंटरेस्ट नेगेटिव देन कैसे हुआ बताइए? अरे भाई रागनी, मैंने आपको सीधा सीधा सिखाया कि भाई मैंने कहा महंगाई, भाई मान लो नॉमिनल रेट है 4%, इन्फ्लेशन चल रहा है 6%। अब फॉर्मूला क्या है रियल का? वास्तविक जो असल में मिल रहा है उसका फॉर्मूला है नॉमिनल माइनस इन्फ्लेशन, यानी 4% माइनस का 6%। तो भाई आंसर में क्या आएगा? माइनस का 2 आएगा या नहीं? भाई ये तो मैंने कैलकुलेशन करके दिखाया आपको, बात समझो। तो भाई मैंने कहा अगर नॉमिनल वाला इन्फ्लेशन से बड़ा होगा तो वैल्यू पॉजिटिव बचेगी, अगर नॉमिनल छोटा होगा इन्फ्लेशन से तो वैल्यू नेगेटिव बचेगी। भाई ये तो सभी मान रहे हैं ना, वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव मैथ तो करते हो ना। एक्स माइनस वाई इक्वल टू जेड, अगर वाई बड़ी वैल्यू हो तो बचेगा भी माइनस के अंदर ही, मैथमेटिकली। है ना भाई? एक्स माइनस वाई इक्वल टू जेड हो और मैं यहां कह दूं कि वाई जो है वो एक्स से बड़ा है, तो आपको पता है जेड जो भी आएगा वो नेगेटिव नंबर आएगा। प्रूफ हो रही है बात? आ गई ना बात समझ में? तो अब आपने कहा सर महंगाई जो है ना वो हर किसी को नुकसान पहुंचाती है, यानी प्रॉफिट सबका कम करती है सर। तो महंगाई के बीच में रखना, के बीच बढ़ने देना इन्फ्लेशन जरूरी है अगर देश को विकास करना है। बिल्कुल सही बात है। तो अब मेरी बात समझना, तो आप कहोगे सर महंगाई हर किसी के लाभ को, अगर आप कोई मान लो मैं कहूं शेयर बाजार में भी लगाता है, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा जी शेयर बाजार में लगाइए, अगर शेयर बाजार में उसे 15% फायदा होता मान लो और 6% महंगाई बढ़ती है, तो उसको रियल फायदा कितना हुआ? तब भी 9 का ही हुआ ना भाई। शेयर बाजार में उसे 15 का फायदा हुआ, लेकिन 6 तब भी महंगाई बढ़ेगी, तो असल फायदा तो 9 का ही हुआ। तो महंगाई ने उसके 15 के फायदे को 9 पर ले आया, नुकसान तो तब भी करा ना, नुकसान तो तब भी करा ना उसने। तो मेरे भाई याद रखिएगा, ये फायदा ये नुकसान जो है आपका होगा। अब इसलिए याद रखना भाई, बिना सोचे समझे इस बात को समझना कि ये फायदा किस किस के लिए होगा और किसके लिए नुकसानदायक होगा। बात समझ लो। अगर कोई ग्राहक है भाई, हमेशा ग्राहक क्या चाहता है? महंगाई कम हो। अर्पिता, इन्फ्लेशन पर कौन इंटरेस्ट देता है? इन्फ्लेशन पे कोई इंटरेस्ट देता है क्या? बात समझो भाई, इन्फ्लेशन तो आपकी एडजस्टमेंट हो रही है सीधी सीधी। मैं कह रहा हूं आप जहां भी पैसा रख रहे हो, आप किसी को उधार दे रहे हो, आप बैंक में जमा कर रहे हो, आप शेयर बाजार में लगा रहे हो, आप किसी को भी दे रहे हो, आपको वहां से जो लाभ मिल रहा है उसमें से महंगाई बढ़ जाने की वजह से कम हो जाता है फायदा। और कम होने का मतलब है कि वो नुकसानदायक होगा, वो बैड हो जाएगा। अब कोई ग्राहक है तो उसके लिए बुरा है। शिवानी देखो, जब पेट्रोल महंगा होता है तो इतना बवाल क्यों होता है मेरे भाई? उसकी वजह कुछ और है। देखो यहां पर आपने का एवरेज महंगाई जो है वो बढ़नी चाहिए। भाई मुझे एक बात बताओ कि पेट्रोल जब महंगा होता है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि सरकार पेट्रोल के रेट होते हैं 30 रुपए और आपको सरकार पेट्रोल देती है 100 रुपए, मेरी बात समझना, जिसकी कीमत 30 रुपए होनी चाहिए सरकार उसकी कीमत 100 रुपए लेती है। अब मुझे बताना दूसरी तरफ आप कहोगे सर आलू है, आलू की कीमत अमूमन 20 रुपए रहती है, आजकल 50 रुपए चल रही है। तो मुझे एक बात बताओ कि महंगाई के लिए जरूरी क्या है? एवरेज में होना।
चलिए दोस्त, तो अब आपने कहा सर एक तरफ देखो, तो पेट्रोल के रेट बढ़ने की समस्या नहीं है, बढ़े लेकिन कंट्रोल में बढ़े ना। अब आलू इतना महंगा हो चुका है, प्याज इतनी महंगी हो चुकी है, अगर आप इस महीने की महंगाई निकालोगे ना, एवरेज, इस महीने की एवरेज निकालोगे, तो याद रखना इस महीने का एवरेज 10-15% आएगा। भाई जो फल सब्जियां लेने जा रहे हो सर, बहुत महंगाई हो चुकी है। तो हमें पेट्रोल की कीमत के बढ़ने से दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत यह है कि पेट्रोल जो सस्ता होना चाहिए यानी कीमत के हिसाब से वो बड़ा महंगा है, तो रेट उसके इतने भी ना बढ़ाओ कि वो ज्यादा हो जाए, वो बहुत ज्यादा हो चुके हैं। तो इसीलिए प्रोडक्शन के कारण बढ़ता है। तो आपने कहा सर अगर कोई ग्राहक है तो उसके लिए बुरा है, अगर कोई प्रोड्यूसर है वो चाहता है रेट बढ़े, जो जमा कर रहा है उसके फायदे को कम कर देगा, जो निवेश कर रहा है उसके फायदे को कम करेगा, जो उधार दे रहा है उसके उधार देने वाले का कम करेगा, तो उधार लेने वाले का फायदा होगा। तो इस तरीके से किसी के लिए अच्छा है और किसी के लिए बुरा हो जाएगा। अब एक आखिरी बात समझना आज की, बस आज की आखिरी बात, फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा। सर महंगाई किसी के लिए अच्छी है, किसी के लिए बुरी? अगर मैंने कहा खरीदने वाले के लिए अच्छी, अच्छा खरीदने वाले के लिए बुरी, तो बेचने वाले के लिए अच्छी। उधार देने वाले के लिए बुरी, तो उधार लेने वाले के लिए अच्छी हो गई। इसका यह मतलब समझो। अब एक बात बताओ मुझे, महंगाई क्यों बढ़ती है? आप अपने हिसाब से सोचो। मैं हमेशा कहता हूं अब जब तक अपने बारे में नहीं सोचोगे आंसर नहीं बनेगा। मैं इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, आप खुद सोच के मुझे बताओ महंगाई क्यों बढ़ती होगी। देखो जब लोगों के पास पैसा बढ़ेगा, जब लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा, तो बताओ क्या करेंगे? तो जब लोगों के पास ज्यादा पैसा आ जाएगा तो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे। मेरी बात समझना, जब लोगों के पास ज्यादा पैसा आ जाएगा लोग क्या करेंगे? ज्यादा डिमांड करेंगे। अब डिमांड बढ़ेगी तो रेट बढ़ेंगे यानी महंगाई बढ़ेगी। अगर मनी सप्लाई ज्यादा होगी तो इस कारण से डिमांड बढ़ेगी। अच्छा अगर मैं कह दूं देश में जनसंख्या बढ़ जाए, अब देश में जो लोग होंगे, आबादी होगी, जनसंख्या ज्यादा होगी, सर ज्यादा जनसंख्या भी क्या करेगी? ज्यादा डिमांड करेगी। अगर मैं कह दूं सरकार जो है वो ज्यादा खर्च करे, देखो सरकार अगर ज्यादा खर्च करेगी तो लोग जो है वो ज्यादा कमाएंगे। अब लोग जब ज्यादा कमाएंगे तो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे। सरकार जो टैक्स लगाती है वो कम कर दे। अब हमारी इनकम पे डायरेक्ट टैक्स जो होते हैं, हमारी इनकम पर डायरेक्ट टैक्स जो होते हैं, सरकार उन डायरेक्ट टैक्सेस को कम कर दे, हमारी इनकम पर कम टैक्स ले। अब जब हमारी इनकम पे कम टैक्स लेगी सरकार, तो हमारे पास ज्यादा बचेगा, हम ज्यादा डिमांड करेंगे। सरकार जो ब्याज है लोन का वो कम कर दे। जब लोन का ब्याज कम हो जाएगा तो ज्यादा लोग लोन लेंगे, और ज्यादा लोन लेंगे तो ज्यादा डिमांड करेंगे, भाई पैसा कहीं तो खर्च करेंगे। तो आप ये समझो कि जब भी कभी ऐसा हो कि किसी कारण से डिमांड बढ़ जाए, किसी भी कारण से डिमांड बढ़ जाए, तो डिमांड जब जब बढ़ती है तब तब इन्फ्लेशन आता है। या मैं कहता हूं, या किसी कारण से सप्लाई कम हो जाए, बाजार में जो सामान की सप्लाई है वो कम हो जाए। जैसे अभी आप कह रहे हो कि सर बाढ़ आ गई है, मेरी बात समझना, तो बाढ़ जब ज्यादा हो गई है, मेरी बात समझना, जब बाढ़ ज्यादा आ गई है सर, तो बाढ़ का ज्यादा आने से क्या हो रहा है, हमारा जो खेती है, किसानी है, हमारी एग्रीकल्चर है, उसका उत्पादन जो है वो कम हो गया है। अब आप इसलिए देखिए कि हमारे हर चीज के रेट बढ़ रहे हैं सर। यहां पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हो गया है, या हमारी इंडस्ट्री का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तब हमारे देश में क्या होगा कि इसके रेट बढ़ने लगेंगे। या मैं कहता हूं हमारी जो लागत है, जो कॉस्ट है वो बढ़ जाए। देखो जब जब हमारी कॉस्ट बढ़ेगी, जब जब हमारी लागत बढ़ेगी, एक बात सोचिए ना, अगर मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैं काम कर रहा हूं, नौकरी कर रहा हूं, मैं कहूं मेरी सैलरी बढ़ाओ, सोचो जरा, मैं कहूं मेरी सैलरी ज्यादा करो, तो कंपनी कहां से लाएगी? वो आपके बैच की फीस बढ़ाएगी, और आप कहोगे सर बैच महंगा कर दिया, महंगाई आ गई है। भाई आप सोचे ना, अगर लेबर को मजदूरी ज्यादा मिलेगी तो कहां से आएगी? ग्राहक से वसूल किया जाएगा उसे कीमत बढ़ाकर। अगर मान लो कच्चा माल, जैसे हम किताबें आपको दे रहे हैं वो महंगी हो जाएंगी, तो क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, तो हम आपके ही रेट बढ़ाएंगे। भाई जब जब मटेरियल महंगा होगा, जब जब लागत ज्यादा होगी, जब जब हमें इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा लगेंगे, क्योंकि भाई जब मान लीजिए हमें ज्यादा टैक्स भरना होगा तो हम कहां से वसूल करेंगे?
भाई अपने घर से तो नहीं देगा ना, कोई भी दुकानदार हो, कोई भी बिजनेसमैन व्यापारी हो, वो यही कहेगा भाई आजकल आप पूछे दुकान पे भाई ये महंगा क्यों हो गया, आप कहिए पीछे से ही महंगा आ रहा है भाई, भाई कच्चा माल महंगा हो गया, हमें भी महंगा करना पड़ा। जब जब कॉस्ट बढ़ती है तब तब कीमत बढ़ती है, जब जब डिमांड बढ़ती है तब तब कीमत बढ़ती है, जब जब सप्लाई कम होती है तब तब कीमत बढ़ती है। तो हमेशा कीमत का बढ़ना महंगाई है। अच्छा इसी को मैं उल्टा कर दूं तो वो महंगाई को कम करने वाला हो जाएगा। तो याद रखना, जब लोगों के पास ज्यादा पैसा हो जाएगा, या ब्याज बहुत कम हो जाए लोन का, या सरकार के खर्चे बहुत ज्यादा होने लगे, तो लोगों की कमाई बढ़ेगी, इसका मतलब। तो अब आप कहेंगे कि सर जब भी डिमांड बढ़ेगी या सप्लाई कम होगी तब हम उसे महंगाई मानेंगे, जब लागत बढ़ेगी तब भी महंगाई मानेंगे। भाई प्रोड्यूसर क्या चाहता है, मैंने ये कहा था सोनम सिंह गुड वाले मैंने बताया कि वो क्या चाहता है प्रोड्यूसर, कि रेट बढ़े। भाई रेट बढ़ेगा तो उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, उसके लिए अच्छी बात है। भाई मैंने कहा ना, महंगाई में भी नॉर्मल फीस ले रहे हैं भाई, वो एक अलग बात है। हमारी कोशिश है भाई, लेकिन अब और बढ़ेगा तो हमें बढ़ाना ही पड़ेगा भाई। तो हर चीज की बात होती है भाई, बहुत सारे रीजन, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, तो हर एक चीज आपको बताई जाती है। अच्छा वैसे अब चलो, आपने बात निकाली ही है शिवानी श्रीवास्तव, तो मैं आप लोगों से भी पूछ लूं भाई, जो फी आप पे कर रहे हो, जो आपने इस बैच के लिए अमाउंट पे किया, उसके हिसाब से आपका को क्या लग रहा है भाई, जो कंटेंट आपको कैरियर दे रहा है या मैं अपनी क्लास में दे रहा हूं भाई, वो फीस के हिसाब से ठीक तो है ना, ज्यादा ही है ना, कम तो नहीं है भाई, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि आपको ठगा जा रहा है। और मैं ईमानदारी से एक बात बता रहा हूं भाई, बिल्कुल, क्योंकि कैमरे पर हूं, ये रिकॉर्ड भी हो रही है, वीडियो आपके पास भी सेव रहेगी। इस क्लास को अगर कराया जाए ना ऑफलाइन मोड में, और मैं अपने इस टाइटल के साथ यूपीएससी वर्ड जोड़ दूं ना अगर, तो यकीन मानिए इस क्लास को लेने के लिए आपको 18, 20, 25 हजार रुपए देने पड़ेंगे। 18 से 20, 25 हजार रुपए आपसे वसूल किए जाएंगे इसी चीज के, इतना ही पढ़ाने के। बस इसके साथ टाइटल जोड़ दिया जाए, बस हम ये कोशिश कर रहे हैं भाई आपको कम से कम फीस में दें। तो ये इंपॉर्टेंट है ना भाई, हमारे पास कंटेंट जो है आपके पास ना, आपको मैं बता रहा हूं ना कि आप कई बार मुझसे यूजीसी नेट वगैरह की पढ़ाई के लिए भी बात करते हैं, पीजीटी के लिए बात करते हैं। यकीन मानिए कि यूजीसी नेट का अगर एक स्टूडेंट पढ़ेगा ना, 50 हजार से कम फीस नहीं है ऑफलाइन में, 50 हजार से कम फीस नहीं है ऑफलाइन में। आप नॉर्मली उसी के अंदर ही उस लेवल की भी पढ़ाई लगभग लगभग कर रहे होते हैं। तो अब आपको यह बात याद रखनी है सर, कि कब कब हमारे पास, जब डिमांड बढ़ने की वजह से महंगाई बढ़े, उसे क्या कहते हैं सर, उसे कहते हैं डिमांड पुल या डिमांड साइड। याद रखना, डिमांड पुल डिमांड साइड जब डिमांड की वजह से हो, और जब कॉस्ट की वजह से हो सप्लाई, तो उसे सप्लाई साइड। इसे नोट करिए बस जल्दी से, फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा और बहुत आराम से मैं यहां बात करूंगा। इन्फ्लेशन प्रीमियम क्या होता है, इन्फ्लेशन प्रीमियम मैं एक बार देख के बताऊंगा रागनी किस वर्ड की बात आप कर रहे हो। चलिए थैंक यू, और अब इसे जल्दी से करिए भाई, इसे नोट करिए, फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा, पता चल जाएगा आपका स्टैंडर्ड कितना है, आप कितने पानी में है भाई। ठीक है, आप इसे एक बार करिए पहले नोट, फिर बताइए मुझे। चलिए दोस्त।
चलिए दोस्त, हाई मनी सप्लाई मतलब लोगों के पास ज्यादा पैसा खर्च करने के, सैलरी ज्यादा नहीं, सैलरी तो कॉस्ट होती है, सैलरी तो लागत होती है भाई, दुकानदार के हिसाब से सोचिए सैलरी लागत में आती है। तो बस एक आखिरी बात है, एक आखिरी बात है, इसे नोट करिए, मजदूरी ज्यादा हो जाए, उत्पादन घट जाए, मटेरियल ज्यादा हो जाए, लोग जानबूझ के जमा करने लगे, तो ये जो होती है महंगाई उसे लागत जनित कहते हैं। अब मैं आपको फाइनली इसमें क्वेश्चन कराऊंगा, आप मेरे सवालों के जवाब दीजिए। मैं उम्मीद करता हूं आपको यूपीएससी के भी सवाल कराऊंगा, पीजीटी के भी कराऊंगा, टीजीटी के भी कराऊंगा, सारे कराऊंगा। आप मेरे साथ जल्दी से 10 सवाल करिए। जो बात समझ में नहीं है मैं कल सिखाऊंगा, अगर एकेडमिक पढ़ना है तो बिल्कुल करें। मेरे भाई एक बात समझिए, जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस, बिल्कुल आपने बड़ी सही बात पकड़ी है। वैसे मैं बता दूं कि सर जब डिमांड प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड घटती है। अच्छा देखो एक बात समझो, जब प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड कम होती है, लेकिन जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ते हैं, यह याद रखना। जब प्राइस का इफेक्ट पड़ता है डिमांड पर, ध्यान से सुनो, जब प्राइस का डिमांड पे पड़ता है तो नेगेटिव पड़ता है, लेकिन जब डिमांड का प्राइस पे पड़ता है तो पॉजिटिव। यही तो सीखना होता है सर। जिसकी डिमांड ज्यादा होती है ना, जिसको हर कोई खरीदने चाहता है, उसके रेट बढ़ जाते हैं। अब देखो ना, बाजार में कोई नया प्रोडक्ट आया, अब देखो हर कोई खरीद रहा है, तो वही चीज महंगी हो जाएगी। डिमांड बढ़े तो प्राइस बढ़ता है, प्राइस बढ़े तो डिमांड घटती है। अगर ये पहले कौन सा होगा ये समझ लो। अब जो मैं बात आपसे कहूं बस उस बात को जरा ध्यान से देखना और मेरे 10 सवालों के जवाब देना। मैं बता दूंगा आपको कितना समझ में आया है आज, और नहीं आया तो कल आएगा, लेकिन आप टेंशन मत लेना, बस मेरे क्वेश्चन के जवाब देना। एग्जाम में क्या पूछा जाता है, ध्यान से देखो। कालाबाजारी मतलब समझते ना, लोग जमा कर लें और जब महंगा हो जाए तब बेचें। भाई ऐसा बहुत लोग करते हैं कि कोई सामान को एनसीईआरटी इस बैच में नहीं, इस बैच में क्यों होगा यादव विवेक भाई, इस बैच में तो नहीं है ना एनसीईआरटी। भाई एनसीईआरटी तो अलग बैच है पूरा का पूरा, 2 महीने की क्लासेस है उसके अंदर अलग से, और उसके लिए 499 पे करना है, उसके लिए 499 रुपए। भाई इस बैच को ही 4 महीने लगेंगे, फिर उसके बाद 2 महीने उसके अलग से लगेंगे। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन नहीं किया, अभी मैं कराता हूं कॉस्ट पुश, ये रहा आपका। तो आपने याद रखना है भाई, कॉस्ट पुश कहते हैं सर जब लागत बढ़ती है। मैं क्वेश्चन करा दूं फिर उसके बाद इसे लिखवाऊंगा, जब लागत बढ़ती है। अभी बात समझना, आमतौर पर आर्थिक विकास युग्मित है, किससे जुड़ा हुआ है? आप मुझे बताओ, अभी परवीन में लिखवाता हूं, आप मुझे बताओ आर्थिक विकास किससे जुड़ा हुआ है? आर्थिक विकास के लिए क्या चाहिए? डिफ्लेशन चाहिए, इन्फ्लेशन चाहिए, स्टैगफ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन? हाइपर तो इतना होता है अनकंट्रोल होता है सर, हाइपर तो काम चलेगा नहीं। जिम्बाब्वे तो इसमें बर्बाद हो गया, विकास कहां हुआ जिम्बाब्वे का? डिफ्लेशन तो माइनस में होता है, मैंने कहा ये तो और खतरनाक है, देश के कारोबार ही बंद हो जाएंगे। डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन अभी पढ़ा नहीं लेकिन हमें पता है सर, आपने बताया था। इन्फ्लेशन आता है तो विकास आता है, विकास के लिए इन्फ्लेशन जरूरी है, क्योंकि यहां कंडीशन थोड़ी लिखी है। हां विकास के लिए इन्फ्लेशन जरूरी है। जो सवाल कहूं बस वो करते हुए जाना। सोचना, जो पता है वो सोचना, ये सोचना किससे क्या होता है। ऑप्शन को देखना, मुद्रास्फीति कैसे नियंत्रित की जा सकती है, कैसे कंट्रोल की जा सकती है? सोचकर आराम से, जल्दी नहीं है कोई, एक एक बात सोचो। मजदूरी में वृद्धि होगी, महंगाई बढ़ेगी। क्या बताया भाई? अगर कंपनी मजदूरी ज्यादा देगी तो कीमत बढ़ाएगी, टैक्स में कमी होगी, लोगों के पास पैसा ज्यादा हो जाएगा, टैक्स में कमी हो जाएगी, लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा। आप नोटबुक में देखो सर, टैक्स कम होगा तो महंगाई बढ़ेगी। और अगर आप कंफ्यूज भी हो कि सर इससे होगा, तो जरा इस सवाल को देखो ना, सरकारी खर्च, पब्लिक एक्सपेंडिचर। मैंने क्या कहा? सरकारी खर्च बढ़ता है तो महंगाई बढ़ती है, और सरकारी खर्च कम हो तो महंगाई कम होगी। अब सवाल में क्या पूछा है जरा उसको देख लो कि महंगाई किससे कम होगी, किससे कंट्रोल होगी। तो मैंने बताया अगर हम सरकारी व्यय बढ़ा देते, देखो सरकार का व्यय किसके पास जाएगा? मान लो सरकार ने सड़क बनाई,
सर सड़क का पैसा मिलेगा किसे? कॉन्ट्रैक्टर को मिलेगा, जो उसमें सामान लग रहा है मटेरियल उसको मिलेगा, लेबर को मिलेगा, किसी को तो मिलेगा भाई, इंसान ही को तो मिलेगा ना पैसा। तो आपने कहा जब जब सरकारी व्यय बढ़ता है महंगाई बढ़ती है, लेकिन अगर सरकारी व्यय कम हो रहा है तो इसी से महंगाई कम हो जाएगी। अपनी नोटबुक में चेक करना, हर बात को अपनी नोटबुक में चेक करना, क्योंकि जब आप नोटबुक चेक करते हो तो नोटबुक में चेक करना और अभी आंसर करने से पहले देखना सर हमने क्या लिखा है। यह सवाल मैं आपको बता दूं, यह यूपीएससी ने पूछा है, यह यूपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। बस दो बातें दी गई हैं कि इन्फ्लेशन से बेनिफिट होता है डेटर्स का और इन्फ्लेशन से बेनिफिट होता है इन्वेस्टर्स का। अब जरा देखिए किसके लिए गुड है किसके लिए बैड है। अब जिसके लिए गुड है मतलब बेनिफिट है और जिसके लिए बैड है उसका मतलब वो लॉस कर रहा। आप देखोगे सर इन्फ्लेशन डेटर्स के लिए बेनिफिट है, डेटर्स या बोरोवर्स कहते हैं उधार लेने वाला है, ऋणी है, उसके लिए फायदेमंद है, लेकिन इन्वेस्टर्स का लाभ कम कर देता है, इन्वेस्टर्स का लाभ कम कर देता है। ये आप देखो ध्यान से, जो शेयर खरीदता है, बॉन्ड खरीदता है, डिबेंचर खरीदता है, यानी इन्वेस्टर होता है, उस इन्वेस्टर का लाभ कम हो जाता है महंगाई की वजह से, महंगाई की वजह से उसका लाभ कम हो जाता है। ये यूपीएससी का सवाल है। तो यूपीएससी कोई बहुत अलग यूनिक थोड़ी लेकर आता है। मुद्रास्फीति से किसे लाभ होता है, ये पीजीटी में आया हुआ सवाल है। छोटा सा लग रहा है देखने में, लेकिन सवाल है एग्जाम का। नोटबुक में चेक करो, समझ में ना आए बात करो। तब आप कहोगे सर जो उधार लेता है, जिसे बोरोवर कहते हैं, जिसी को डेटर भी कहते हैं, जिसको देनदार भी कहते हैं, आपने बताया है सर, जिसे डेटर कहते हैं, बोरोवर कहते हैं, उधार वाला। अरे यही तो सवाल है कि इन्फ्लेशन डेटर को बेनिफिट देता है, इन्फ्लेशन बेनिफिट देता है डेटर को, ऋणी को, बोरोवर को। यही तो बताया है मैंने इसमें। किसको बेनिफिट देता है? बोरोवर को बेनिफिट देता है, डेटर को। भाई किसी को पेंशन मिल रही है, किसी को सैलरी मिल रही है, किसी की बचत है, महंगाई सबका प्रॉफिट कम कर देगी। भाई बचत की वैल्यू गिर जाएगी सर, पेंशन की वैल्यू गिर जाएगी, उधार कोई देगा किसी को, उसको जो ब्याज मिलेगा वो गिर जाएगा। इसके हिसाब से चलना हो। ये सवाल जरा पढ़ के समझाना। 6 समझ में नहीं आया? 6 भाई 6 नंबर में क्या है? भाई क्या है सवाल? देखो दो स्टेटमेंट दी गई है। भाई मैंने आपको ये बताया रागिनी कि भाई महंगाई से एक सवाल कह रहा है कि महंगाई से इन्वेस्टर को फायदा होता है, एक में दे रहा है कि डेटर को फायदा होता है। ऐड कर देती गवर्नमेंट, क्यों ऐड करेगी? गवर्नमेंट तो हर महीने जो इन्फ्लेशन पेंशन देती है उतना ही देगी ना, गवर्नमेंट तो हर महीने सेम पेंशन देगी, महंगाई तो अलग अलग होती है हर महीने, तो वो ऐड करके थोड़ी देगी। सैलरी देती है ऐड करके थोड़ी देगी उसे, वो तो एक बार करती है। तो इन्फ्लेशन इन्वेस्टर्स को भी बेनिफिट देगा? नहीं देगा ना, गलत है वो। भाई आप सोचो ना, आप इन्वेस्टर हो, आप कहीं पैसा लगा के 25% कमा रहे हो, मैं कह रहा हूं आपको 25% मिल रहा है, लेकिन 6% महंगाई जब चली जाएगी तो बचेगा 19 ना। महंगाई ने 6% तो तब भी कम किया ना आपको रागिनी। तो इन्वेस्टर्स को ही हम क्या बोलते हैं सर? इन्वेस्टर को ही शेयर होल्डर बोलते हैं, उसी को बॉन्ड होल्डर बोलते हैं, उसी को डिबेंचर होल्डर बोलते हैं, तो उसी को इन्वेस्टर बोलते हैं। इन सबको जो भी मिलेगा महंगाई उस लाभ में, भाई लॉस का मतलब ये थोड़ी है माइनस में आनी चाहिए वैल्यू, लॉस का मतलब है फायदे को कम करने वाला, फायदा कम हो रहा है इन सब का, ये क्वेश्चन था। तो आपने कहा जब जब लागत बढ़ेगी उसे कॉस्ट पुश कहेंगे। भाई लागत बढ़ जाए अगर तो उसे क्या कहोगे? लागत बढ़ने वाली मुद्रास्फीति। तो देखो मैंने आपसे कहा अगर डिमांड बढ़ जाए, डिमांड बढ़ने से महंगाई हो तो वो डिमांड पुल होगी, और अगर लागत बढ़ने की वजह से हो तो वो कॉस्ट पुश होगी। भाई दो महंगाई होती ना, एक डिमांड पुल और एक कॉस्ट पुश, दो ही तो महंगाई होती है। तो यहां डिमांड बढ़ रही है या कॉस्ट बढ़ रही है? आपने कहा कॉस्ट बढ़ रही है, बस हो गया। बताइए मुझे, बैंक जो हम उधार लेते हैं, जिस प्रतिशत से उधार लेने वाला पैसा वापस चुकाता है उस पैसे से अधिक होता है जिसे उधार लिया गया था, वो कौन सा ब्याज देता है? कोई भी उधार लेने वाला, आप बैंक में जमा करो, किसी को उधार दो, कुछ भी करो, वो आपको जो ब्याज देगा उस ब्याज को क्या कहोगे आप? भाई आपको यह पता है कि जब हम किसी को उधार देते हैं सर वो हमें ब्याज देता है,
लेकिन आप मुझे बताओ, अगर आप किसी को 100 रुपए उधार दोगे और वो अगर मान लो 110 आपको वापस करेगा, यानी 10 रुपए ब्याज के देगा, ये कौन सा ब्याज होगा? तो आपने कहा जब भी हम कोई पैसा जमा करें या किसी को उधार दें, उधार लें, जो ब्याज चलता है वो नॉमिनल, क्योंकि इसके बाद महंगाई को देखकर वो हम खुद बनाते हैं, कोई और थोड़ी बताएगा। तो हम जो उधार लेंगे या देंगे या बैंक में जमा करेंगे, वहां सारा लेन देन नॉमिनल के हिसाब से होता है। वहां तो रियल तो हमें खुद बनाना पड़ता है भाई, रियल तो कभी बैंक नहीं बताएगा ना आपको भाई। ये बात बैंक को ही बताएगा आपको कि भाई बैंक में पैसा रखोगे तो कम हो जाएगा, ये तो मैंने आपको बात बताई है, या आप कहीं और से सीखेंगे। बैंक तो कहेगा जी हम आपको इतने % ब्याज देंगे, देश में महंगाई कितनी बढ़े उससे हमें क्या मतलब है, वो तो आपको आपके पैसे का ब्याज देंगे। तो कोई भी लेन देन जो होता है वो हमेशा नॉमिनल पर होता है, रियल तो हमें देखना होता है अपने बैलेंस के हिसाब से। सोचिए, महंगाई को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? महंगाई को कंट्रोल करना है तो क्या करना चाहिए? देखो ध्यान से सोचो। दोषियों को सजा देना, इसका तो कोई तुक नहीं है भाई, कोई लॉजिक नहीं है। डर और आतंक का वातावरण बनाना, इसका कोई मतलब नहीं है। प्राइस को फिक्स करना, यह पॉसिबल नहीं है। देखो, जब उत्पादन गिरता है, जब उत्पादन कम होता है, महंगाई बढ़ती है। जब जब उत्पादन गिरता है महंगाई बढ़ती है। अब बस याद रखो सर, अगर उत्पादन गिरने से महंगाई बढ़ती है तो उत्पादन बढ़ाकर महंगाई कंट्रोल की जा सकती है। यहां बी और सी में कंफ्यूज हो सकते हैं स्टूडेंट, तभी तो सीखना प्रैक्टिस के दौरान। सर प्राइस को फिक्स कर देने से कुछ नहीं होगा, हम उत्पादन बढ़ाने लगे, अगर उत्पादन अच्छी मात्रा में होगा तो कीमत ऑटोमेटिकली गिर जाएगी, कीमत ऑटोमेटिकली कम हो जाए। चलो आज के लिए इतना है, बाकी क्वेश्चन अगली क्लास में कराऊंगा। कॉस्ट पुश मैंने आपको बताया जब जब लागत बढ़ने की वजह से हो। देखो, कॉस्ट पुश का मतलब है जब जब आप इस वजह से कहो कि सर लागत ज्यादा आ जाए। जैसे मैंने कहा आपका बैच महंगा हो जाएगा, मान लो मेरी सैलरी बढ़ने लगे, अगर आपकी मान लीजिए प्राइस बढ़ने लगे, यानी मजदूरी बढ़ेगी तो कीमत बढ़ानी है, उत्पादन गिरेगा कीमत बढ़ानी है, कच्चा माल महंगा होगा कीमत बढ़ानी पड़ेगी, लोग ज्यादा जमा करके रख ले अपने पास, बाजार में घट जाए तो मैं कीमत बढ़ानी पड़ेगी। यानी जब जब लागत बढ़ती है इस वजह से कीमत बढ़ानी पड़ती है, वो कॉस्ट पुश हो जाती है। आज के लिए इतना है, कोई डाउट कोई क्वेरी हो मंडे को मुझसे पूछना। अब अगली क्लास मंडे को होगी आपकी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। इसे लिख लीजिए, कोई डाउट हो पूछिएगा।